नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज मैं आपके सामने हिंदी कंटेंट का वीडियो लेके आया हूं और अब हिंदी ग्रामर का 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा। तो आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। तो आप सभी का साथ चाहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो वर्णमाला में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जैसे कि बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, मैक्सिमम पूछा जाता है कि इसमें से अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, अल्पप्राण महाप्राण क्या है, कंठ तालव्य में इसमें कौन सा है, कौन सा कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तमाम तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें हल करेंगे हम लोग। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आप एमएसएससी नोट सर्च करेंगे, मिल जाएगा। इसी नाम से आप एमएसएससी नोट्स ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सर्च करेंगे, तब भी हम लोग वहां पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस बिना किसी देरी के साथ। तो वर्णमाला, देखो वर्णमाला मतलब क्या होता है, वर्णों की माला। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स के लिए होता है ABCD, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, वर्णमाला है। तो वर्णमाला में अगर हम लोग बात करेंगे टोटल कितने अक्षर होते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यही पूछा जाता है। तो हमारे कितने अक्षर होते हैं, 52, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसमें टोटल वर्णों की, ठीक है, मूल की बात करेंगे एकदम बेस में, तो बेसिक में आपके कितने होते हैं, 44 यानी 44। किस तरीके से होते हैं उसको ध्यान में देंगे। देखिए 33 आपके होते हैं व्यंजन और 11 होते हैं स्वर। कितने, 33 व्यंजन और 11 स्वर। बहुत लोग कहेंगे सर स्वर तो 13 होते हैं, आप 11 कहां से बता रहे हैं। तो दोस्तों वो जो 13 होते हैं वो स्वर नहीं होते, जो बचे हुए 2 होते हैं उनको हम लोग अयोग वाक्य कहते हैं। इन सभी को अब डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में समझेंगे पहले। देखो मूल में मैंने बताया था 44, अगर नॉर्मल प्रश्न आएगा तो 52। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 52 वर्ण है, 11 स्वर है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 1 अनुस्वार है, 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन क्या होता है, जिनमें 2 गुण होता है। अभी क्या होंगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस बार ये वाला जो वीडियो बनेगा बहुत सॉलिड बनने वाला है, एकदम एक एक पॉइंटर्स विथ डेफिनेशंस। देखो और एक होता है विसर्ग। आगे चलते हैं। अब वर्ण क्या होता है आप सभी को पता है। वर्ण एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, ठीक है। वर्ण हमारे 2 प्रकार से होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा कौन सा होता है, व्यंजन। स्वर क्या होता है वे समझते हैं, जल्दी जल्दी समझते चलेंगे, ठीक है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर का मतलब हमारे लिए हो जाता है जो एकदम स्वतंत्र रूप से बोली जाए, ठीक है। जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, उसके लिए किसी एक की सहायता की जरूरत ना पड़े, वो हम क्या कहते हैं, उसको स्वर कहते हैं। और स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से जो बोला जाता है उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन। जैसे क में क और अ, जैसे कभी भी आपसे पूछा जाए कि क किसके योग से बना है, तो पहले आप ऐसे क लिखेंगे, फिर प्लस आपका अ होता है, तब जाके आपका तैयार होता है क, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, व्यंजन कहलाता है। और स्वर कैसे होते हैं, जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ। और स्वर में भी बहुत लोग कहेंगे कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर में भी संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर किसको कहते हैं, जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे ए की, ए की, ओ की और औ की, ये हमारे जो 4 होते हैं इनको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। किससे किससे मिलके बनते हैं, जैसे अ और ई मिलके, अ और ई मिलके क्या बन जाता है, ए हो जाता है, और अ और उ मिलके हमारा ओ हो जाता है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे ना इस टॉपिक से, मैं सारे के सारे आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनते रहना है। और ईयरफोन तो लगाए होंगे, इतनी उम्मीद मैं रखता हूँ आप लोगों से। चलिए अगला है, मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। मैंने बताया था पहले 13 नहीं होती है, 11 होती है। 2 क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, अंग और आह, ठीक है। अंग आह आपके क्या होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अगर इनको भी जोड़ेंगे तब जाके स्वरों की संख्या 13 कहलाएगी। लेकिन आपके क्वेश्चन में जब भी पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी, क्या बताओगे, 11 बताओगे। आगे देखो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई है। आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब कुछ लोग पूछते हैं सर स्वर कितने प्रकार से होते हैं। देखो स्वर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, वैसे मूलतः 2 भागों में और पूरी तरीके से 3 भागों में। सबसे पहला होता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर का मतलब कह सकते हैं छोटा,
ठीक है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारा कैसा कहलाता है, हर्ष स्वर कहलाता है। और जो बड़ा होता है, ठीक है, दीर्घ में आता है। जैसे बात करेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसको थोड़ा दूर करो। एक और होता है प्लुत स्वर, ठीक है, आप लोग ओम का उच्चारण करते होंगे। ओम क्या होता है कि जब बोलते हैं तो बहुत लंबा खींचता है, ठीक है। प्लुत स्वर किसको कहते हैं, जब हम बोलते हैं और थोड़ा लंबा खींचता है, जैसे ओम इस तरीके से, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, हमारे प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है। आगे चलते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। अब देखो, व्यंजन मैंने बताया था जहां पर ऐसे वर्ड जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाए उनको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं आप लोग के एग्जाम में, वे समझो। व्यंजनों के लिए आप लोग के लिए पूछा जाता है कि इनका उच्चारण स्थान कहां पर है, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कहां पर है। तो यहां पर मैंने वर्णमाला बना रखी है, यहां पर आप लोग देख पाओगे, इन्हीं को हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं स्पर्श व्यंजन, यही टोटल कितनी संख्या है, गिन लोगे 25 मिलेगी, ठीक है। क च ट त प, इनको मिला के हम लोग कचट तब भी बोलते हैं, और इन्हीं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। टोटल कितनी संख्या होती है, 5 इंटू 5, कितनी, 5 इंटू 5, यानी हमारा कितना होता है, 25, ठीक है, यानी 25 हमारी संख्या होती है कचट तब की। कैसे याद रखेंगे, कचट तब से याद रखेंगे। अब चलो इनके उच्चारण स्थान देखो। एक बात बताओ, सबसे पहले आवाज कहां से निकलती है, जब भी हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आवाज कहां से निकलती है, गले से। आवाज सबसे पहले कहां आती है, गले में आती है। तो इसका मतलब यहां पर जो आपका सबसे पहला यहाँ पे जो क वर्ग है, इसमें जितने भी वर्ण है, क ख ग घ अंगा, पांचों, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, कंठ होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगर कंठ की बात हो जाती है, उसके बाद जब हम और ऊपर आते हैं तो और ऊपर हमारे पास क्या होता है, गले के बाद जब ऊपर आती है हवा तो हमारा वो होता है तालु, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं, ठीक है, तालव्य। तो इनको क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कह दिया जाता है, तालव्य व्यंजन, च वर्ग आपका। उसके बाद आते हैं ट, तो यहां पर ट, अब तालु के बाद किस पे आएगी, तालु के बाद हमारे पास आएगा जीभ पर, और जीभ को जब मोड़कर देखो, बहुत लोग कहते हैं सर मूर्धन्य क्या होता है। सपोज करो ये आपका मुंह है, ठीक है, अगर ये आपका मुंह है, ये होती है जीभ, ये आपकी जीभ हो गई, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं तालु, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा तालु होता है, ये रही आपकी जीभ, और इस जीभ को हम मोड़कर यहाँ पर टच कराते हैं तालु से, और जब बोलते हैं, जब आप ट बोलिएगा ना तो आपकी जीभ ऐसे मुड़ेगी, इस पर टकराएगी इस तालु पर, और आवाज बाहर निकलेगी ट से, ठीक है। तो उसको कहते हैं मूर्धन्य। तो आपका ट वर्ग किसके अंतर्गत आता है, मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। बोलो समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद आता है त, तो उसके बाद देखो हवा कहां से निकल रही, गले से आई, फिर तालु पे आई, फिर जीभ के पास आई, जीभ के पास हमारे पास, उसके बाद क्या आती है, दांत पर, ठीक है। तो त थ द ध, ये हमारा कौन सा होता है, इसको हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, जल्दी से बोलना, ये हमारा होता है दंत्य, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, दंत मानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दांत से जो आता है उसको हम बोलते हैं दंत बोलते हैं। अगला है प वर्ग, प हमारा कहां से आता है, प। देखो अब हमारा दांत हो गया, अब दांत के बाद एकदम जो एग्जैक्ट यहाँ पे लास्ट में बचता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारा ओठ होता है। तो प फ ब भ म, ये सारे के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ओठों का प्रयोग करना पड़ेगा। बोलते हैं ना प फ ब, जब भी प फ ब बोलते हैं हमारे ओठ आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये हमारा कैसे हो गए, ओष्ठ व्यंजन हो गए। सभी का उच्चारण स्थान याद हो गया। याद करने की ट्रिक क्या थी, एकदम सरल सा है, अपने ऊपर अप्लाई कर लो। यहां से आवाज निकलती है, यहां तक आती है, शुरू यहां से क से होता है, और यहां पर प से म तक में खत्म होता है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताना। ये देखो उसके बाद क्या होते हैं, ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन, सारे के सारे हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, निम्नलिखित में से आपके संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है।
उसके लिए उत्तर देखो। कभी पूछेगा निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो 4 होते हैं, याद रख लो। 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। अंतस्थ में कौन कौन सा होता है, जो अंदर से आवाज निकले जिसकी, ठीक है, यानी कहीं से बिना टकराए डायरेक्टली निकल जाए, बस आए और निकल जाए। मतलब य र ल व, ये आपकी क्या होती है, कहीं से टकराती नहीं है, बस डायरेक्टली आती है, अंदर से बाहर से निकल जाती है। य र ल व आपका क्या है, आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। उसके बाद बात आती है आपकी संघर्ष और ऊष्म व्यंजन की, ठीक है, कि आपका संघर्ष और ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो ऊष्म व्यंजन मतलब जहां से जिसको बोलने में हमें गरम गरम महसूस हो, मतलब ऊष्मा जैसा महसूस हो, ऊष्म की बात हो। तो वहां पर श, जब भी हम लोग श बोलते हैं तो एक हमारे पास क्या निकलता है, मुंह से गर्म वायु निकलती है, श श श ह, ठीक है। ये आपका श होता है, ये आपका स होता है, या सा क्ष होता है, ये आपका ह होता है। इस प्रकार से आपके ये 4 होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग, नाम देते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन का। अगला संयुक्त व्यंजन क्या कहलाता है दोस्तों, जिस तरीके से संयुक्त स्वर मैंने बताया था उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों को मिला दिया जाता है, 2 वर्णों को मिला दिया जाता है तो संयुक्त व्यंजन मिलता है। जैसे 4 होते हैं, क्षत्रज्ञ और आपका स्र, 4 ऑप्शंस आपको मिले, क्षत्रज्ञ और आपका स्र, ये 4 प्रकार के। अब यहां पर बात ये आती है कि सर जी ये बताइए कि याद कैसे रखें कि किनसे मिलके बना है, उसकी ट्रिक देखो। देखो कैसे याद रखेंगे कि किससे किससे मिलके बना है। इंग्लिश जानते होगे आप लोग, आपने क का इंग्लिश के पढ़ा होगा, ख का इंग्लिश आपने पढ़ा होगा, के एच पढ़ा होगा, इस प्रकार से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो देखो यहां पर क्ष जो है इसकी इंग्लिश किस तरीके से आएगी, यहां पर देखो क्ष की इंग्लिश इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो आपका यहां पर क्या हो गया, ये आपका क हो गया, के से हमारा क्या बन गया क, और इस श से क्या बन गया स। यहाँ पे ये वाला स पूरा होगा, जहां जहां पे लास्ट में हलंत लगा है इसको थोड़ा सुधार लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखना, यहाँ पर क और श, इस प्रकार से क्ष किससे बन गया, क और श से मिलके बन गया। अब आते हैं त्र पे। त्र को दोस्तों इंग्लिश में किस स्पेलिंग से लिखेंगे, जल्दी बताना। त्र लिखना होगा तो TRA का प्रयोग करते हैं, त्र। तो टी से हमारा आता है त के लिए, टी से क्या आता है, टी से क्या बनता है, त बनता है। और र यहां पर देखिए RA, ये हमारा क्या है, पूरा र है। देखो पूरा र और आधा, इसका कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, केवल के है तो ये आधा क हुआ, के में ए जुड़ जाता है तो एक क हो जाता है, और ए के और जुड़ जाता है तो का हो जाता है। समझ में आता है ना। इंग्लिश में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसी प्रकार से पढ़ा होगा, केवल के होता है तो आपका ये वाला का कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। अगर एक और अ जुड़ेगा तो इसमें क हो जाएगा, एक और अ जुड़ेगा तो का हो जाएगा। ये होता है तीनों में अंतर, तो इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्ष और त्र का समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है ज्ञ। तो ज्ञ के लिए हमारी जो स्पेलिंग कहलाती है वे JYA, ठीक है। कौन सी स्पेलिंग होती है, JYA। जे से होता है ज और YA से होता है निया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, निया कहते हैं, ठीक है। अगला आता है श्र। तो श्र की स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास, श्र, ठीक है। तो ये हमारा होता है स, ये देखिए ये हमारा श होता है, और ये RA से हमारा क्या हो गया, ये पूरा र बनेगा। यहाँ पर ध्यान देना है, श्र हमारा क्या बन गया, श और र। इस प्रकार से 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं, किससे किससे मिलकर बने होते हैं। बहुत जरूरी है आपको याद रखने के लिए, एग्जाम में पूछता है कि किससे मिलकर बने हैं। तो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि किस तरीके से आप याद रखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। ये देखो यहाँ पर अब देखो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। स्पर्श की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वहां पे सलजम वाला स लगा लेना, ठीक है। ठीक, चलो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ अघोष व्यंजन कौन सा है और सघोष व्यंजन कौन सा है। उसके बाद ये आता है, ठीक है, क्या आता है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। देखो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि अघोष का मतलब क्या होता है। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में तंत्रियां कंपित नहीं होती है, जैसे क बोला, ख बोला तो कहीं वाइब्रेशन नहीं, ग, घ, अंगा, इसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस होती है बोलने पे। तो ये होता है दोनों में अंतर, एक अघोष होता है और एक सघोष होता है, या कहीं कहीं आपको एक अघोष मिलेगा और एक घोष मिलेगा। तो अघोष, घोष
इस तरीके से। तो जो अघोष यानी जो पहले वाला होता है, याद रखना, जिनमें कंपन नहीं होता है, तो स्टार्टिंग के वर्णमाला के पहले दो अक्षर, ठीक है। यानी यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पहले दो होते हैं, यहां पर दिखाऊं मैं जूम करके, तो यहां पर ध्यान देना, ये जो दोनों हैं, ये और ये, ठीक है, यहां पर इन सभी की जो दोनों है, इन सभी में जो दोनों है, ये हमारे क्या होंगे, जल्दी बताना। इन सभी के जो दोनों हुए ये हमारे कहलाते हैं अघोष वर्ण। क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण। क ख आपका अघोष, च छ अघोष, ट ठ अघोष, त थ अघोष, प फ अघोष वर्ण कहला गए। जो बचे होंगे उनको क्या कहेंगे? बचे कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 अक्षर होते हैं सभी में, 1 2 3 4 5। तो पहला और दूसरा आपका क्या हो गया? अघोष हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको हम कह देते हैं घोष कहते हैं। और कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा सघोष मिलेगा। क्या मिलेगा? सघोष मिलेगा। तो कहीं कहीं घोष मिलेगा और कहीं कहीं क्या मिलेगा? सघोष मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बोलो कोई डाउट यहां पर अघोष सघोष में? कहीं भी एग्जाम में आ जाएगा, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो पॉइंट हमारे पास क्या है, ये देखो वही पे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि पहला दूसरा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, और सघोष भी क्लियर हो गया। ये इस पीडीएफ में मैंने सारी चीजें डाल रखी हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। उसके आगे देखिएगा, अब आता है हमारे पास अल्प प्राण और महाप्राण। वो भी मैं आपको वर्णमाला में ही समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, अब उसके बाद अघोष और सघोष तो दोस्तों समझ में आ गया, लेकिन अब एक बात और होती है जो हमारे पास प्रश्न पूछता है कि भाई ये बताओ कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, दो चीजें पूछता है, अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो देखो, अल्प प्राण मतलब जिसमें प्राण कम निकले, और महाप्राण का मतलब क्या होता है? जिसमें प्राण ज्यादा निकले। तो यहाँ पर ज्यादा प्राण निकलना और कम प्राण निकलने का मतलब है, प्राण का मतलब होता है हवा से, वायु से। ठीक है, तो प्राण से हम लोग समझते हैं वायु का मतलब। तो जिसमें कम वायु निकले उसको हम लोग अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा वायु निकले, ज्यादा मेहनत लगे, उसको हम लोग अल्प प्राण मतलब ज्यादा के लिए महाप्राण मान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा कि इसको कहते कैसे हैं। तो अल्प प्राण आप नॉर्मली अपने से खुद से ट्राई करो। चलो स्टार्ट करो, बोलो मेरे साथ, क बोलो और ख बोलो, क बोलो और ख बोलो। दोनों में बताओ किस में हवा ज्यादा निकली? क में हवा ज्यादा निकली है, ख में हवा ज्यादा निकली? जल्दी बताना। क में हवा कम निकली है और ख में हवा ज्यादा निकली है। इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला वाला है वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा अल्प प्राण हो गया, और जो हमारा दूसरा वाला है वे हमारा क्या हो गया? महाप्राण हो गया। इसी तरीके से बात करेंगे हम लोग तीसरे की। ठीक है, तो तीसरे के साथ हमारा क्या हो गया? ग बोलिए, सिंपल सा ग बोलेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? ग बोले तो जैसे ग बोले तुम्हारा फिर से क्या हो गया? ये अल्प प्राण, कम हवा निकली। फिर घ बोलिए, यहाँ पर ज कहां से आ गया? यहाँ पर घ होगा। ठीक है, तो यहां पर घ बोलेंगे फिर से, तो जब घ बोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जल्दी बताना। जब हम लोग घ बोलेंगे तो घ हमारे लिए क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा, और अंगा फिर से हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। तो यानी एक, यानी आप अगर ध्यान दें, 1 हो गया, 3 हो गया और 5। ठीक है, किसी वर्ड का 1 3 5 ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, इनको क्या कह सकते हैं? अल्प प्राण कहेंगे। 1 3 5 और 2 और 4, 2 और 4 ये हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। इनको हम लोग क्या मानेंगे? महाप्राण मानेंगे। 2 और 4 हमारे क्या है? महाप्राण। एक तरीका और है, इंग्लिश में जैसे मैंने एमपी लिखा है तो इसमें 2 चीज है, एएलपी लिखा है यानी अल्प प्राण। तो 1 3 5 ऐसे भी अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। बाकी सबसे अच्छा तरीका तुम्हारे पास बोल के ही समझ में आ जाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अघोष सघोष भी हो गया आपका, अल्प प्राण महाप्राण भी हो गया। अब मैं देख लेता हूं कि अगर इसमें कुछ और छूटा है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई हैं। देखो द्विगुण व्यंजन क्या होता है, इसको ये लास्ट है हमारे पास, इसको समझ लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन क्या होता है, और योग वहां मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया। अंग को कहते हैं द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? इनमें 2 गुण होते हैं, जैसे ढ और ढ। ठीक है, पढ़ाई होता है, पढ़ाई होता है। ये देखिए, ये ढ नहीं है, ढ से ढक्कन नहीं है। ये ढ से ढक्कन में नीचे बिंदी नहीं होती है, ये आपका होता है ढ, और ये ढ से ढक्कन है, और ये हो क्या? ढ, यानी पढ़ाई। जब हम लोग पढ़ाई बोलते हैं तो इसका प्रयोग होता है पढ़ाई। ठीक है, और इसका प्रयोग होता है सड़क में।
ये ड नहीं है, ये अड़ा है, सड़क। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग सड़क बोलते हैं। जब हम लोग सड़क बोलते हैं तो इसका प्रयोग होता है, नीचे बिंदी लगती है। और ड से डलिया एक अलग है, और ड़ से सड़क वाला ड और ढ आपका अलग है दोनों। ठीक है, तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ड से डलिया और ढ, और ढ से ढक्कन और आपका ड़ में क्या अंतर है। तो समझ में आ गया ये दोनों अंतर? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये रहे हमारे वर्णमाला के सारे कॉन्सेप्ट। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितनी भी इन्हें बता दी है, इसने जितना भी 10-15 मिनट का वीडियो बना होगा, 15 मिनट या जितने भी मिनट का, उसमें कंप्लीट किया है। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, सर जी वर्णमाला से ये क्वेश्चन छूट गया। मैं चैलेंज देता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वर्णमाला से, इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। तो दबा के ठोक दो लाइक, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ के जाओ कि वर्णमाला चैप्टर आज से समाप्त। आपका क्या हो गया, रिवीजन खत्म। आपको सब कुछ आ गया। यहाँ पर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक मिलनी चाहिए, ताकि आपको रेगुलर एकदम धमाकेदार क्लासेस मिलती रहे। और पीडीएफ कहां मिलेगी? हमारा ऐप है MS एजुकेशन, आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी चलाते हैं, हर जगह आप लोग MSSC नोट सर्च करके हमें पा सकते हैं। बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सी, मेरे पास ना डाउनलोड्स के लिए वेट करने का वक्त है, ना लंबी लाइंस में वेट करने का, ना ही लंबे एड्स के लिए। एयरटेल, You know my life. Help ना। आप जैसे बिजी कस्टमर्स के लिए हम लाए हैं एयरटेल प्लैटिनम पोस्टपेड। अब पाइए प्रायोरिटी सर्विस, बेहतर इंडोर कवरेज और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स। आपके हर सवाल का जवाब ना दें तब तक हम रुकेंगे नहीं। Sounds good? अप्पा से मिलने के प्लान्स चेंज हो गए। अप्पा, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दूंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनकी देखभाल रुकी नहीं, क्योंकि बिल भरने के नए रास्ते हैं ओपन। इंट्रोड्यूसिंग एक्सिस बैंक का फुल पावर डिजिटल अकाउंट। वीडियो KYC से अपना अकाउंट खोलिए और अपने हाथों में पाइए बैंकिंग का फुल पावर। एक्सिस बैंक, दिल से ओपन।